क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में जो छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर वो बंगाल में जाकर मौजूदा सरकार को टारगेट कर रहे हैं और वो एक लाइन कहते हैं जिस लाइन को आपको पकड़ कर रखना है, और वो लाइन ये है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और यहां पर आपको मैं एक चीज बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो का सार भी यही है कि जिस प्रकार से कल एनएसओ ने जो आंकड़े को जारी किया है, जिन आंकड़ों को कल उन्होंने जारी किया है, क्या वो एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और वाकई में जो आज मैं आपके सामने आंकड़ों को रखने जा रहा हूं, उसके बाद आप पर मैं ये निर्णय छोड़ता हूं कि आप अपने विवेक से किस प्रकार से इस केंद्र सरकार को, जो कि मौजूदा समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बहुमत की सरकार है, चुनी हुई सरकार, और क्या उनसे ये सवाल पूछना जायज नहीं है कि क्या इनसे ये देश संभाला नहीं जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो आंकड़ों को जारी किया है वो इस बात की साफ तौर पर पुष्टि करते हैं कि देश के भीतर जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 0 से 23.9% नीचे गिर गई है। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत, जो कि विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें, और जो तमाम बड़े देश हैं, जो 9 बड़े देश हैं दुनिया के, उसमें भी भारत का जो रैंक है वो लास्ट आता है, जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है जीडीपी ग्रोथ रेट में। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि वर्ष 1996 से एनएसओ हर तिमाही में अपने आंकड़ों को जारी करता है, और इस बार ये पहली बार हुआ है, यानी पिछले 4 दशकों में ये पहली बार हुआ है जब भारत की जो ग्रोथ रेट है, अव्वल तो वो नेगेटिव हुई है, और इतनी नेगेटिव हुई है कि भारत में, आपको मैं एक चीज और बताऊंगा कि 4 बार ऐसा हुआ है जब हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 23.9% तक इतना गिर गई हो। और ऐसे में एक सवाल और बड़ा जायज बनता है कि इस देश के भीतर, जब कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस समय ईश्वरीय ताकत के कारण, ईश्वरीय शक्ति के कारण यहां पर कोरोना का संकट आया, और इसी वजह से हमारी रफ्तार, हमारे देश का जो विकास का जो एक पहिया था, एक विकास का जो इंजन था, मॉडल था, वो इसीलिए थोड़ा पीछे चला गया, बैकफुट पर आ गया है। तो ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो आज मैं वित्त मंत्री जी से बड़े ही आदर पूर्वक ये पूछना चाहता हूं कि अब आप क्या कहेंगी, क्योंकि इस बार जो ये ग्रोथ रेट नेगेटिव हुई है, ये केवल ये नहीं दिखाती कि कोरोना के कारण जिस प्रकार से जो तमाम आर्थिक गतिविधियों पर फुल स्टॉप लग गया था, विराम लग गया था, उसके कारण ये नहीं हुआ है, बल्कि जो आंकड़े मैं आपके सामने देने जा रहा हूं उससे आपको साफ तौर पर ये पता चल जाएगा कि ये स्थिति कमोबेश 2017 के बाद से ही खराब होना शुरू हो गई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आंकड़ा है क्या, इसके बाद पूरा एक एक तरीके से आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल इस सिलसिलेवार तरीके से और आसान शब्दों में बताऊंगा कि आखिर स्थिति है क्या। सबसे पहले दोस्तों ये बात है कि देश के भीतर 40 वर्षों में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, और वर्ष 1996 से जो ये आंकड़े जारी हो रहे हैं उसमें भी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रोथ रेट इतनी कम हुई है। इसके बाद दोस्तों ये आंकड़ा जो आया, ये आया चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 का, यानी इसकी पहली तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून में देश की आर्थिक विकास दर -23.9% की हो गई है, -23.9%, यानी 0 से ये नीचे का आंकड़ा है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया है, ये इसी अवधि में, यानी इस वर्ष की जो ये पहली तिमाही का आंकड़ा, अगर मैं आपको पिछले वित्तीय वर्ष लेके जाऊं, यानी 19-20 के वित्तीय वर्ष में लेके जाऊं, तो इसी अवधि में पहली तिमाही में भी तब 5.2% की जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत आगे बढ़ रहा था। उस टाइम ये पॉजिटिव ग्रोथ थी, लेकिन आज आप देखिए -23.9 हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों पिछली कुछ तिमाहियों की मैं बात करूंगा यहां पर आपके सामने स्पष्टता के साथ कि पिछले वर्ष के जो पहला क्वार्टर था उस दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ थी 5% की। इसके अलावा दूसरे क्वार्टर में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ थी वो थी 4.5% की। इसके बाद क्वार्टर 3 में थोड़ा सा बढ़ा, 0.2% की ग्रोथ हुई, ज्यादा हुई, और क्वार्टर 3 में ये हो गया 4.7%। और इसके बाद चौथे क्वार्टर में, यानी इसी वर्ष मार्च
के महीने तक ये ग्रोथ रेट हो गई गिरकर 3.1%। यहां पर आप एक चीज को नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मार्च 2018 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% की थी, वो इस वर्ष के मार्च में यानी 2 साल के भीतर ही 3.1% हो गई। और पिछली 8 तिमाहियों से ऐसा दौर चल रहा है जहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार गिर रही है। तो यह आंकड़ा चिंताजनक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस समय देश के भीतर 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। इसके अलावा सीएमआई के रिपोर्ट्स के अनुसार भी जाए तो देश के भीतर लॉकडाउन के कुछ महीनों में ही, बीते 4 से 5 महीनों में ही 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया है। और यहां पर एक चीज का जिक्र करना और आवश्यक है कि जीडीपी जो रेट था यानी 11 साल में सबसे कम हुआ था बीते वर्ष, जो था 4.2%, और ये भी पॉजिटिव में था, लेकिन इस समय तो कमाल ही हो गया। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं, जो कीमतें हैं, जो मूल्य हैं, वो लगातार आसमान छू रही है। रिकॉर्ड स्तर पर उसमें रोजाना की बुनियाद पर आप देखिए कि उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यानी यहां पर साफ तौर पर हमें दिख रहा है कि सरकार के पास कोई पॉलिसी भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा अब मैं आपको एनएसओ के जो आंकड़े बताने जा रहा हूं, वो आपके सामने सरकार की पोल खोल देंगे। आपको दिखेगा कि किस प्रकार से विफल हो रही हैं आर्थिक नीतियां। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, जो अभी तक ग्राउंड स्तर पर नहीं पहुंचा है, अभी तक धरातल पर नहीं पहुंचा है, वो किस प्रकार से असफल दिखता है। किस प्रकार से जिस प्रकार से आरबीआई ने कहा, आरबीआई के गवर्नर ने कहा, शक्तिकांत दास साहब ने, कि उनके पास अभी भी हथियार है। तो कौन से हथियार है उनके पास जिससे वो इस गिरती हुई जीडीपी को उठा देंगे? मुझे नहीं पता इस बात को। और वो अगर सामने आकर इस बात का जिक्र कर दे, उल्लेख कर दे कि जो हथियार उनके पास है, क्या वो इस -23.9 की नेगेटिव ग्रोथ को पॉजिटिव कर सकते हैं? क्या भारत वापस अपनी उस रफ्तार को पा सकता है जहां पर ग्रोथ जो जीडीपी की हो रही थी वो डबल रेट की हो रही थी, डबल फिगर्स में हो रही थी? और आज स्थिति यह आ गई कि हमारी डबल फिगर्स में तो हो रही है लेकिन डिक्लाइन यानी माइनस में। अब दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जो अलग अलग सेक्टर्स में जिस प्रकार से एनएसओ के जो आंकड़े आए हैं, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जारी किए हैं, उसमें क्या स्थिति है। सबसे पहले दोस्तों बात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, तो ये गिर गया है -39.3% तक। इतनी बड़ी गिरावट हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके बाद आ रही है कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, जो कि सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है भारत में, वहां पर -50.3% की गिरावट आई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जलापूर्ति के सेक्टर में अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर -7% की गिरावट दर्ज की गई है। कोयला उत्पादन और कच्चे तेल के उत्पादन के जो सेक्टर है उसमें भी क्रमश -5.7% की और कच्चे तेल के उत्पादन में -4.9% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा उद्योग जगत की अगर मैं बात करूं, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर -38.1% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी -38.1% की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर यानी सेवा का जो क्षेत्र है उसमें -20.6% की गिरावट दर्ज की गई है। खनन सेक्टर यानी माइनिंग के सेक्टर में -23.9% की, माफ कीजिएगा, -23.3% की गिरावट दर्ज की गई है। ट्रेड, होटल, संचार और ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में -47% की जो डिक्लाइन है यानी गिरावट है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो -10.3% की गिरावट दर्ज की गई है। फाइनेंस, रियल एस्टेट यानी वित्तीय सेवा में -5.3% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा वाहनों की बिक्री में 84% की गिरावट, हवाई अड्डों पर यात्री संचालन में 94% की गिरावट। इसके अलावा रिफाइनरी उत्पादों में -13.9% की गिरावट, प्रति किलोमीटर यात्रा में 99.5% की गिरावट, इस्पात के क्षेत्र में -16.5% की गिरावट, और ऐसी तमाम जो सेक्टर्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। एक जो ब्राइट साइड है, एक जो थोड़ा सा अच्छी खबर है, वो ये है कि केवल 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव हुई है। यानी सबसे पहला क्षेत्र है कृषि का सेक्टर, जहां पे आप जानते हैं कि इस बार बम्पर पैदावार हुई है फसलों की, क्योंकि मॉनसून इस बार अच्छा हुआ है। इसके अलावा उर्वरक का जो क्षेत्र है वहां पर पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। सबसे पहले बात करूंगा मैं कृषि के सेक्टर की। कृषि के क्षेत्र में
3.4% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा उर्वरक के जो क्षेत्र है उसमें 6.9% की बढ़ोतरी यानी वृद्धि दर्ज की गई है। तो केवल 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव में आई है, और बाकी सेक्टर्स का जो मैंने नाम लिया, लगभग 1 दर्जन सेक्टर्स का जो मैंने नाम लिया, उसमें जो रेट है वो नेगेटिव में आया है। इसके अलावा विशेषज्ञों का भी कहना है दोस्तों कि अगर इसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन अगली तिमाही में भी जारी रहा, यानी जुलाई अगस्त की तिमाही में भी जारी रहा, क्योंकि जुलाई अगस्त में भी काम नहीं हुआ है उस स्तर का, तो भारत रिसेशन के दौर में चला जाएगा, यानी भारत आर्थिक मंदी के दौर में प्रवेश कर जाएगा। सिर्फ अगली तिमाही में अगर ये ग्रोथ रेट लगातार कॉन्ट्रैक्शन ये जारी रहता है और लगातार ये ग्रोथ रेट नेगेटिव रहती है, तो ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। इसके अलावा भारत में आप एक बात जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो 60% जीडीपी है उसमें जो हिस्सेदारी है वो होता है कंज्यूमर के कंजम्पशन का, यानी जो उपभोक्ता है वो कितनी चीजों को खरीदते हैं, कितनी चीजों का कंजम्पशन करते हैं, उस पर ही हमारी अर्थव्यवस्था 60% तक निर्भर करती है। और आप इस बात को बड़ी ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब लॉकडाउन लगाया गया उस दौरान लोगों की जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि वो किसी प्रकार से अति आवश्यक सामानों को यानी सामग्रियों को ही खरीद लें, और जो अलग सी चीजें आती है जिनको वो सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं उसको ना खरीदें, और ये चीज अभी भी जारी है। इसीलिए आने वाले समय में भी जारी रहेगी, और नहीं रहेगी इसका कोई गारंटी नहीं है, ये जारी रहेगी, मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए भारत में जीडीपी रेट कम हो रही है, नेगेटिव हो गई है बल्कि। इसके अलावा सरकार की तरफ से यह भी बताया गया दोस्तों कि जुलाई में देश के 8 प्रमुख सेक्टर्स में जो गिरावट दर्ज की गई है वो है 9.6% की, यानी जुलाई के महीने में भी ये गिरावट लगातार अभी भी कायम है। इसके अलावा एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में जीडीपी का आकार, यानी भारत में पहली तिमाही में जीडीपी का आकार 26.90 यानी 26.90 लाख करोड़ रुपीस का था, जो कि पिछले वर्ष इसी तिमाही में 35,33,000 करोड़ का था। यानी इस वर्ष ये था 26,90,000 करोड़ का, और बीते वर्ष इसी तिमाही में ये था 35,35,000 करोड़ का। तो यहीं पर आपको साफ तौर पर कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा होगा कि किस प्रकार से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे की तरफ आ रही है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि सरकार का राजकोषीय घाटा भी पूरे वर्ष के बजट के अनुमान के अनुसार जो अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष हमारा राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, उसको भी पार कर गया। यह आंकड़ा 103.1% का हो चुका है, और शुरुआती 4 महीनों में ही इसने पूरे साल का जो अनुमान था उसको पार कर दिया है। यह एक और चिंताजनक खबर है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं जिक्र आपको एक चीज और करना चाहूंगा जाते जाते, कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भारत को हम टॉप 5 देशों की सूची में खड़ा करेंगे, टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में खड़ा करेंगे उन देशों की जिसमें भारत का स्थान टॉप 3 में आएगा। और यहां पर मैं आपको उन देशों की स्थिति बताता हूं जहां पर भी कमोबेश कोरोना आया, वहां पर कितनी तबाही हुई, वो उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां की सरकारों ने, वहां के लोगों ने कंट्रोल किया। लेकिन जिक्र होगा सबसे पहले चाइना का। चाइना में पॉजिटिव जीडीपी चल रही है अभी भी, जिसमें 3.2% का है। ये चाइना है, चाइना वही देश है जहां से इसको माना जा रहा है कि यहीं से ये कोरोना वायरस निकला है। इसके बाद जापान में -7.6% की गिरावट हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका में -9.5% की हुई है, जर्मनी में -10.1%, कनाडा में -12% की, इटली में -12.4% की, फ्रांस में -13.8% की, यूनाइटेड किंगडम में -20.4% की, और भारत में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इन तमाम 9 देशों की मैं बात कर रहा हूं, तो 9 देशों में भारत का स्थान अंतिम है, और यहां पर -23.9% की जो जीडीपी की डिक्लाइन है वो दर्ज किया गया, और ये आंकड़े बिजनेस टुडे के अनुसार है। यहां पर दोस्तों एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इसका आप पर असर क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कारण स्पष्ट है। कारण यही है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा, तमाम आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लग गया, भारत को एक तरीके से स्टेट की तरह देखा गया, भारत को यूरोप से कंपेयर कर दिया गया। भारत की जबकि शुरुआती दौर में एक कंप्लीट नेशन वाइड लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं थी, देशव्यापी स्तर पर नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी लगाया गया बिना सोचे समझे, और उसका आज
परिणाम हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अब इसका आप पर असर क्या पड़ेगा ये भी सुन लीजिए। इसका असर ये पड़ेगा कि सबसे पहले बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी दर में और वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भी बढ़ेगी, और जब लोग ही अपना पैसा नहीं निकालेंगे तो फिर वो सामान क्यों खरीदेंगे, क्योंकि अब लोग अपना पैसा खर्च करने से डरेंगे। और इसके अलावा एक चीज का जिक्र और करना चाहूंगा, जिस जोर शोर के साथ जीएसटी को लाया गया था, जीएसटी में भी केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास पैसा नहीं है राज्यों को देने के लिए, यानी जो टैक्स कलेक्शन भी था वो भी घटा है। तो वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है और त्रासदी की स्थिति है देश के भीतर, और ऐसे में आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसका हल सरकारों को निकालना होगा, जो नीति निर्माता है उनको निकालना पड़ेगा। वो चाहे कितना भी बरगला रहे, चाहे कितना भी भरमा ले, लेकिन ये स्थिति है हमारे सामने। आप 5 किलो अनाज बांटिए, चने बांटिए, ठीक है, आपको उसको भी बढ़ाना चाहिए। आपको लोगों के हाथों में कैश देना होगा, तभी ये चीजें सुधरेंगी। आपको राज्यों को पैसा देना पड़ेगा, अन्यथा अगर आप ये सोचेंगे कि सारे लोग आप पर निर्भर हो जाए तो ये स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।